हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तैनगौरिया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आपके फीलिंग वाले चैनल तैनगौरिया कॉन्सेप्ट पर। तो भैया आज हम बहुत लंबे समय अंतराल के बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं। उसका कारण था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के आपके एग्ज़ाम चल रहे थे, फिजिक्स केमिस्ट्री के वो हो चुके हैं। अब आपका मैथ्स का एग्ज़ाम बचा है, उसी की तैयारी करनी है। ताबड़तोड़ प्रैक्टिस, रियल एनालिसिस की आज की इस महा मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए सभी लोग जुड़ जाइए। फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दो, अपने दोस्तों रिश्तेदारों सभी के पास वीडियो को पहुंचा दो। आज आपको फुल सपोर्ट दिखाना है। मैं ऐसे 3-4 लेक्चर लूंगा जिनमें सारे के सारे रियल एनालिसिस का आपको मैं निचोड़ कराने जा रहा हूं। ये पहला वीडियो है आज का, तो ज़्यादा लोड नहीं डालूंगा। धीरे धीरे हम अपनी टाइमिंग को इंक्रीज करेंगे। आज पहला डे है, तो आज कम टाइमिंग में ही मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। ऐसे ही मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा पेपर होने से पहले। तो फटाफट से एक बार जल्दी से सभी लोग जुड़ जाओ, सभी को शेयर कर दो। और जो लोग भी इस वीडियो को एंड में ज्वाइन करें, कृपया करके उसको स्टार्टिंग से ज़रूर देखना, अदरवाइज कम पल्ले पड़ेगा। अगर वीडियो में दिल से फीलिंग आए तो भैया आपको वो वीडियो आपको स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे, जितने भी सोशल मीडिया है उन सभी पे डालनी है। अगर इंस्टाग्राम आईडी है तो उस पर डालना और मुझे मेंशन जरूर करना, आपको मैं रीमेंशन करूंगा। स्टेटस पे डालना, सभी जगह डालना अगर आज की वीडियो आपको दिल को छू जाए। तो चलो फटाफट से बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज की इस महा मैराथन क्लास को शुरू करते हैं। देखिए क्या है, देखिए मैं इसमें करूंगा क्या, मुझे पता है मैंने बहुत सारे कंसेप्ट नहीं करा पाए हैं क्योंकि टाइम इतना नहीं था। तो मैं टेंशन नको लेने का, जो भी कंसेप्ट जिस क्वेश्चन पर बनेगा उसी को वहीं के वहीं समझा के निच्चू कर दूंगा। टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। और जो भी लोग इस वीडियो को नया देख रहे हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर अभी तक आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, फटाफट से ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। भैया आज की सुपड़ा साफ क्लास के सुपड़ा साफ क्वेश्चन को पहला स्टार नंबर पहला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द सेट +-1 +-4 +-9 इज काउंटेबल। स्टूडेंट्स बहुत ही जोरदार सवाल है, इस कंसेप्ट का सवाल बनता ही बनता है पेपर में। कोई सी यूनिवर्सिटी और टेंशन नको लेने का। देखो क्या है, हमें दिखाना है कि ये सेट हमारा काउंटेबल है। तो भैया सिंपल सी बात है, देखो छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं काउंटेबल का होता क्या है। देखो कोई भी सेट अगर आपका काउंटेबल है, मान लो कोई सेट अगर ऐसे, अगर उस सेट को आप काउंटेबल कहोगे तो भैया उसमें एक चीज़ आनी चाहिए। वो चीज़ ये है भैया, बाइजेक्टिव मैपिंग आपकी आनी चाहिए। अब ये सर बाइजेक्टिव क्या होता है? भैया बाइजेक्टिव का मतलब है आप उस सेट में कोई ऐसी मैपिंग उसमें लगा दो जो भैया 1-1 हो और ऑन टू हो। क्या कह रहा हूं मैं भैया, 1-1 हो साथ में ऑन टू हो। तो अगर किसी सेट में आप ऐसी मैपिंग को फिट कर पा रहे हो जो मैपिंग 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो हम कह देंगे भैया वो सेट आपका काउंटेबल हो जाएगा। अब ये रट्टा क्या है कि हम मैपिंग क्या फिट करेंगे, सिंपल सी बात है। आपको इस्तेमाल करना है नेचुरल नंबर का। किसका इस्तेमाल करना है भैया? नेचुरल नंबर का। आपको नेचुरल नंबर का इस्तेमाल करना है और एक ऐसा मैपिंग बनाना है भैया जिससे वो पूरा का पूरा सेट जनरेट हो जाए। क्या हो जाए भैया? पूरा का पूरा सेट जनरेट हो जाए और 1-1 और ऑन टू मैप लग जाए। तो भैया वो हमारा जो सेट होगा वो काउंटेबल कहलाएगा। अभी मेरी बातें थोड़ी सी हवा में चल रही हैं, थोड़ा और डीपली जाते हैं। देखो भैया, काउंटेबल अगर होगा तो भैया वो सेट हमारा 1-1 ऑन टू होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई, यानी कि कोई ना कोई ऐसा आपका मैपिंग एग्जिस्ट करना चाहिए जो आपका 1-1 भी मैप हो और ऑन टू भी हो आपका। इतनी बात समझ में आती है। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर है भैया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपको कुछ पता होना चाहिए, थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे दे रहा हूँ। सेट ऑफ नेचुरल नंबर भैया आपका काउंटेबल होता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपका काउंटेबल होता है और सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर भैया आपका अनकाउंटेबल होता है। इतनी बात पल्ले पड़ी। ये कुछ बातें इनको समझो पहले। सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपका काउंटेबल होता है, सेट ऑफ रियल नंबर आपका अनकाउंटेबल होता है। जो भी आपका काउंटेबल सेट होगा, जैसे कि आपका नेचुरल नंबर भैया, जो भी काउंटेबल सेट होगा उसकी कार्डिनलिटी, नेचुरल नंबर के सेट की कार्डिनलिटी भैया आपकी होती है अलिफ नॉट। इसको अलिफ नॉट बोलते हैं भैया, अलिफ नॉट। नोट कर लेना इन सारी चीजों को। जो भी काउंटेबल सेट आपके होते हैं उन सभी की जो कार्डिनलिटी होती है भैया अलिफ नॉट होती है। अलिफ नॉट क्या है भैया? कार्डिनलिटी का मतलब होता है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। अब मुझसे कहोगे सर कि नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स तो गिन नहीं सकते हम इस, तो भैया मुझसे कहोगे सर कि आपको तो पता ही नहीं है कि नेचुरल नंबर में कहाँ तक एलिमेंट जा रहे हैं। तो भैया उन्हीं के लिए मैंने नोटेशन लिया यहाँ पे एक अलिफ नॉट। उसी के लिए हम नोटेशन क्या लेते हैं? अलिफ नॉट। कार्डिनलिटी क्या होती है? किसी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो दर्शाती है कार्डिनलिटी। तो इतनी बात समझ में आई। जो आपका नेचुरल नंबर होता है, यानी कि जितने भी काउंटेबल सेट होंगे उन सभी की कार्डिनलिटी आपकी अलिफ नॉट होती है। और जो भी अनकाउंटेबल सेट होगा भैया उसकी कार्डिनलिटी होती है कैंटिनियम। इसको सी से दिखाते हैं, कैंटियम, कैंटिनियम या कैंटीना। तो पल्ले पड़ी कहानी।
अगर आपका कोई सेट काउंटेबल होगा तो भैया उसके अंदर एक ऐसा मैप एग्जिस्ट करना चाहिए नेचुरल नंबर के साथ लेबल करता हुआ। सीधी सी मतलब ये है मेरा कि भैया कोई सेट अगर काउंटेबल है तो तुम बाकू कोई मैप घुसाए के नेचुरल नंबर की सहायता से तुम उसको जनरेट कर पा रहे हो अगर, और वो आपका 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, तो भैया वो आपका काउंटेबल हो जाएगा। अब नेचुरल नंबर के संग लेवल कैसे करेंगे सब कुछ अभी दिखाऊंगा, पहले एक छोटा सा बेस बना लो। फिर मैं बात करता हूँ भैया इक्विवेलेंट सेट की। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट का निशान भैया ऐसा करके बनता है, ध्यान रखना ऐसा करके, ये आपका सिंबल होता है इक्विवेलेंट का। कोई दो सेट आपके इक्विवेलेंट तब कहलाएंगे भैया, कब कहलाएंगे, कि जब उनके बीच 1 1 और ऑन टू मैप एग्जिस्ट करे। कोई दो सेट आपके इक्विवेलेंट कब कहलाएंगे, जब उनके बीच 1 1 और ऑन टू मैप करे। ठीक है भैया, अब देखो हम करने क्या वाले हैं, ध्यान से समझना। देखो हमको कोई सेट अगर काउंटेबल चाहिए तो हमको एक ऐसा मैप चाहिए होता है कि जिससे हम उस सेट को जनरेट कर पाएँ। ठीक है, और जनरेट करने के बाद आपका वहाँ पे 1 1 और ऑन टू मैप होना चाहिए। वो जो मैप आप ले रहे हो वो आपका 1 1 ऑन टू होना चाहिए, और मैप से जो आप जनरेट करोगे वो आपको नेचुरल नंबर की सहायता से करना है। अगर ऐसा हो जाता है, अगर आपने कोई सेट ले लिया, अगर उसके और उस सेट के बीच में भैया अगर आपने 1 1 ऑन टू मैप दिखा दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो सेट दूसरे वाले सेट के इक्विवेलेंट हो गया। अगर कोई दो सेट इक्विवेलेंट होते हैं तो जो प्रॉपर्टी ये होल्ड करेगा वही सारी की प्रॉपर्टी यही होल्ड करेगा। यानी कि अगर आपने नेचुरल नंबर से कोई सेट जनरेट कर दिया या कोई ऐसा मैप लगा दिया किसी अन्य सेट के साथ, मान लो कोई सेट एस है आपका, ठीक है, अगर आपने नेचुरल नंबर की मैपिंग उस किसी अदर सेट के साथ लगा दिया और वो अगर 1 1 भी हुआ, अगर वो सेट ऑन टू भी हो गया, तो भैया आप क्या कहोगे कि जो नेचुरल नंबर के संग वो हमारा इक्विवेलेंट हो गया। अगर वो सेट हमारा नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट हो गया तो यानी कि जो प्रॉपर्टी इसकी होंगी वही सारे गुणधर्म ये भी निभाएगा। तो यानी कि अगर ये भी काउंटेबल है तो ये भी वो काउंटेबल होगा, क्योंकि मैं लिखा हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपका काउंटेबल होता है। तो यानी कि अगर कोई सेट मैंने नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट दिखा दिया तो भैया इक्विवेलेंट दिखाने का मतलब हो गया कि जो चीज़ इसके पास है, जितने गुणधर्म ये हैं उतने ही गुणधर्म इसके पास भी हैं। तो अगर मैंने कोई सेट नेचुरल नंबर के साथ अगर मैंने इक्विवेलेंट दिखा दिया तो भैया वो भी हमारा काउंटेबल हो जाएगा। एब्सोल्युटली जितने भी प्रॉपर्टीज नेचुरल नंबर होल्ड करेगा वो सारी वो सेट भी होल्ड करेगा, क्योंकि क्यों, क्योंकि भैया वो इक्विवेलेंट है इसलिए। और इक्विवेलेंट कैसे दिखाते हैं, इक्विवेलेंट दिखाने का मतलब है उन दोनों सेटों के बीच में कोई ऐसा मैप डिफाइन हो जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। बात खत्म। 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अगर 1 1 ऑन टू ऐसा हो जाता है तो भैया एब्सोल्युटली भैया वो काउंटेबल होगा। कैसा होगा, काउंटेबल होगा। क्यों, क्योंकि भैया हमारा जो नेचुरल नंबर सेट है वो काउंटेबल है। यानी कि सीधी सी बात है, हम इसकी सहायता से नेचुरल नंबर, हमारे पास एक ऐसा औषधि है, एक ऐसा टूल है नेचुरल नंबर, जिससे हम इक्विवेलेंट सेटों को कर करके हम उनको काउंटेबल प्रूफ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर कोई सेट है हमारा जैसे रियल नंबर के संग हमारा इक्विवेलेंट हो रहा है तो भैया वो काउंटेबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रियल नंबर के जो गुणधर्म है सेट ऑफ रियल नंबर के वो भैया अनकाउंटेबल होते हैं, और इसकी जो कार्डिनलिटी होती है वो अलिफ नॉट नहीं होती, इसकी कैंटियम होती है, जो कि अलिफ नॉट से बहुत ज़्यादा है। अगर कहूँ सेट कोई हमारा काउंटेबल है तो भैया उसकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट होगी। अगर कहूँ सेट की कार्टिनियम आ रही है कार्डिनलिटी तो वो बहुत ज़्यादा है, वो अनकाउंटेबल होगा। ध्यान रखना 2 की पावर अगर अलिफ नॉट है तो इसका वैल्यू भैया कैंटिनियम आएगा, यानी कि अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो अब तक तुम कहाँ समझे, अब तक तुम ये समझे कि अगर हम किसी भी सेट को नेचुरल नंबर के साथ लेबल कर पा रहे हैं, लेबल करने का मतलब है अगर हम किसी भी सेट को नेचुरल नंबर के संग इक्विवेलेंट कर पा रहे हैं तो यानी कि जो प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर निभाएगा वही वो सेट निभाएगा। या नेचुरल नंबर अगर काउंटेबल है तो वो सेट भी कैसा होगा, काउंटेबल होगा। कहने का मतलब ये है। इतनी बात समझ में आई तो बेस बना। जितने भी आपके काउंटेबल सेट होते हैं उन सभी की कार्डिनलिटी होती है अलिफ नॉट, बात पल्ले पड़ी। और जितने भी आपके अनकाउंटेबल सेट होते हैं जैसे कि सेट ऑफ रियल नंबर, उनके सभी की कार्डिनलिटी होती है सी से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं कैंटियम। तो कोई भी सेट आपका काउंटेबल तब होगा जब भैया ऐसा कोई मैप हो, ऐसा कोई मैप हो जो 1 1 और ऑन टू हो रहा हो। कैसा आ रहा हो, 1 1 ऑन टू हो रहा हो। क्योंकि अगर 1 1 एन टू होगा, कोई मैप अगर 1 1 ऑन टू होगा तो भैया 1 1 ऑन टू होगा तो भैया उसके नेचुरल नंबर के संग वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। और जैसे ही वो नेचुरल नंबर के संग इक्विवेलेंट हुआ तो भैया नेचुरल नंबर इज काउंटेबल, तो भैया वो सेट भी कैसा हो जाएगा, काउंटेबल। तो अभी भी अगर हमें कोई भी सेट अगर हमें काउंटेबल दिखाना है तो उसको आप हमेशा नेचुरल नंबर के संग लेवल कर लो। उनको कोई भी सेट काउंटेबल दिखाना है तो उसको नेचुरल नंबर के साथ लेवल कर लो। यहाँ 1 1 ऑन टू हम इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि 1 1 ऑन टू हम दिखाते हैं इक्विवेलेंट केस के लिए। जैसे ही हमने नेचुरल नंबर के साथ कोई मैपिंग डाल करके इस सेट को मैंने 1 1 ऑन टू दिखा दिया तो भैया कह देंगे ये सेट होगा वो नेचुरल नंबर के संग इक्विवेलेंट हो जाएगा।
और जैसे ही इसके साथ इक्विवेलेंट हुआ तो जो प्रॉपर्टी ये निभाएगा वो भी ये निभाएगा, तो यानी कि ये अगर काउंटेबल तो ये भी काउंटेबल। इज दैट क्लियर? अब बहुत हवा बातें हो गई, अब काम पर ध्यान देते हैं। देखो क्या करते हैं, देखिए फिनिश सॉल्यूशन। देखिए भैया, हमें सेट गिवन है, इसको कायदे से करेंगे, बिल्कुल कायदे से। गिवन दैट, पेपर में आपको जितना अच्छा एक्सप्लेन करोगे उतना अच्छा नंबर मिलेंगे, रियल में ये फायदा होता है। तो भैया गिवन सेट को मैं एस के बराबर मान लेता हूँ, 1+1 ±4 ±9 एंड +- सो ऑन। अब देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ, आपको और एचडी क्वालिटी में क्लियर करने के लिए इस सेट के अंदर मुझे दो चीज़ दिखाई दे रही हैं। इस सेट को मैं मान सकता हूँ एस बराबर ए यूनियन बी, ये दो सेट में मिल के बना है। दो सेट कौन कौन से? दो सेट मैंने लिख लिया यहाँ पे, लेट ए बराबर मैंने मान लिया इसमें सारे के सारे पॉजिटिव टर्म, +4 +9 डॉट डॉट डॉट, बी बराबर मैंने मान लिया सारे के सारे नेगेटिव। सही है कि नहीं? जितना अच्छा डीपली मैं समझाऊंगा उतना ही आपको एचडी क्वालिटी में क्लियर होगा। इतनी बात समझ में आई है? चलो अच्छी बात है। ये सेट मैंने इसको दो टुकड़ों में विभाजित कर लिया है, एक में मैंने पॉजिटिव टर्म लिए हैं, एक में मैंने सारे के सारे नेगेटिव टर्म लिए हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? करता हूँ सेट ए के लिए, ठीक है, फॉर सेट ए के लिए पहले मैं बात करता हूँ सेट ए के लिए, ठीक है भैया। तो देखो सेट ए को मुझे काउंटेबल दिखाना है, फिर मैं सेट बी को भी दिखा दूंगा, क्योंकि ए और बी से मिलके एस बना है। तो भैया ध्यान रखना, यूनियन ऑफ टू काउंटेबल सेट इज ऑल्सो काउंटेबल। ध्यान रखना, यूनियन ऑफ टू काउंटेबल सेट इज ऑल्सो काउंटेबल। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, अगर कोई दो सेट हमारे काउंटेबल हैं तो उनका यूनियन भी काउंटेबल आएगा, ठीक है। तो पहले मैं सेट ए की काउंटेबिलिटी की बात करता हूँ। तो देखो मैंने क्या कहा था, काउंटेबल कब होगा? काउंटेबल जब होगा जब मैं नेचुरल नंबर के संग उसको इक्विवेलेंट कर दूंगा उस सेट को। अब मैं नेचुरल नंबर के संग इक्विवेलेंट कब करूंगा? कोई ऐसा मैप बने जिससे हम नेचुरल नंबर की सहायता से उस सेट को जनरेट कर पाए। तो देखो सेट मैप बन गया, टेक या लेट अ मैप, लेट एफ सच दैट, एक मैप मुझे मिल गया। देखो मैप क्या मिला? एफ सच दैट एन मैप एन स्क्वायर। देखो इधर देखो, मैं 1 डालूंगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 डालूंगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 डालूंगा, 3 का स्क्वायर 9। देखो बात बन रही है, यानी कि ऐसा मैप मुझे मिल गया नेचुरल नंबर के साथ जिससे मैं इस चीज़ को जनरेट कर पा रहा हूँ। जो मैंने बोला वही चीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा अब देखना, देखिए ऑटोमेटिक ही 1 1 ऑन 2 होगा, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। अगर कोई सेट, कोई मैपिंग लगाई तुमने किसी सेट को जनरेट करने के लिए, तो भैया उसमें 1 1 ऑन 2 होने के 99.9% चांसेस होते हैं। देखो हो गया 1 1 ऑन 2। देखो दिखाता हूँ आप लोगों को, ये मैंने मान लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इधर वाला हमारा सेट जो हम जनरेट करने जा रहे हैं, ये सेट हो गया। ये हमने लिया है, वो मान लो, मैंने यहाँ पे कुछ ही मान लेते हैं, एन मान लो, 1 2 3 4 5। जब मैं इसमें ये डालूंगा, इसका स्क्वायर होगा यहाँ पे तो क्या बनेगा 1, इसका स्क्वायर होगा क्या बनेगा 4, इसका स्क्वायर बनेगा 9, इसका स्क्वायर बनेगा 16, इसका स्क्वायर बनेगा 25। अब तुम्हें क्या दिख रहा है भैया, ये 1 1 ऑन 2 है क्या नहीं? देखो ये 1 1 कैसे होता है, जालन की सारी इमेज इसमें मौजूद है, सारी है, कोई छूट तो नहीं रहा है, क्योंकि सब में स्क्वायर लगेगा, सब आगे जाएगा। जालन चेक करो क्या कोई छूट रहा है? इसकी इनवर्स इमेज क्या इसमें सारी मौजूद है? देखो मौजूद है। इनवर्स कैसे चेक करते हैं? 1 कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, यानी कि इसकी इनवर्स इमेज ये रही। 4 कहाँ से आ रहा है? इसकी इनवर्स इमेज कौन सी है? ये वाली 2। 9 कहाँ से आ रहा है? इसकी इनवर्स इमेज कौन सी है? 3। 16 कहाँ से आ रहा है? इनवर्स इमेज कितनी है? 4। यानी कि यहाँ सारे के सारे एलिमेंट्स की इनवर्स इमेज इधर ही होगी। यार सीधी सी बात है यार, जब जी जाइते निकल के बने हैं तो एब्सोल्युटली जाइते निकल के बने हैं, तो निकल के तो जाइते आ रहे हैं वे, तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जो बच जाए जिसकी इमेज नहीं मिले, क्योंकि सारे के सारे यहीं से तो निकल के बनना है। तो भैया ये हमारा 1 1 भी हो गया और ऑन्टो भी हो गया। पल्ले पड़ी कहानी। देखो यहाँ पे तुम्हें मैपिंग, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके गिने चुने, उनकी मैपिंग तुम्हें एक बार याद रखनी पड़ेगी, एक बार समझ लेना मैपिंगों को। अगर तुमने मैपिंग याद रख ली तो कोई टेंशन नहीं है। लिखेंगे यहाँ पे, इट इज क्लियरली दैट, इट इज क्लियरली दैट एफ सच दैट एन मैप एन स्क्वायर इज 1 1 एंड ऑन्टो एंड ऑन्टो। तो यानी कि हमारी जो मैपिंग हमने फिट करी है भैया, ये 1 1 भी है और ऑन्टो भी है। अगर 1 1 ऑन्टो हो जाता है तो भैया मैंने कहा कि तुम्हें, हमने कायदे काम कर रहे हैं, हम नेचुरल नंबर के संग काम कर रहे हैं। तो यानी कि अगर किन्हीं दो सेटों के बीच अगर 1 1 ऑन्टो मैप लग रही है तो भैया वो हमारी इक्विवेलेंट सेट हो जाते हैं। मैंने ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो इट इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा भैया, एन इज इक्विवेलेंट टू ए।
बात समझ में आती है? यानी कि हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है का वो हमारे सेट ए के इक्विवेलेंट हो गया। अब इक्विवेलेंट हो जाता है तो भैया जितने भी गुणधर्म इस एन के पास हैं वो सारे के सारे ए के पास भी होंगे, जो का बात सही है। इट इज इम्प्लाइज दैट अगर ये इक्विवेलेंट हो जाता है भैया इसका मतलब क्या होगा, जो सेट ए की जो कार्डिनलिटी है सेट एन की कार्डिनलिटी के बराबर हो जाएगी भैया, अलिफ नॉट के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी? अलिफ नॉट के बराबर हो जाएगी। और तुम्हें मालूम है अलिफ नॉट किसकी कार्डिनलिटी होती है? जो सेट हमारे काउंटेबल होते हैं। तो यानी कि अगर सेट हमारा एन काउंटेबल है तो भैया ए भी कैसा होगा? काउंटेबल होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो, कोई टेंशन लेनी है। हेंस सेट ए इज काउंटेबल। सेट ए कैसा हो गया हमारा? काउंटेबल हो गया। अब यही काम हमें सेट बी के लिए भी करना है। कोई ऐसा मैप निकालना है कि भैया नेचुरल नंबर के संग ये लेवल हो जाए। देखो इधर देखो, ये पूरा का पूरा जो सेट है वो इस मैप से जनरेट हुआ है, नेचुरल नंबर की सहायता से बना है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ये इक्विवेलेंट का मतलब ये भी होता है कि ये नेचुरल नंबर के संग लेवल हो गया। यानी कि कोई सेट नेचुरल नंबर के संग लेवल हो जाए या इक्विवेलेंट निकल आए, बात एक ही होती है। तो बात पल्ले पड़ी। तो देख रहे हो मैंने कैसे करके इसकी सहायता से मैंने इसको जो है काउंटेबल दिखा दिया। तो सिंपल है कंसेप्ट, एक बार समझ लोगे हमेशा याद रहेगा। बात पल्ले पड़ी। अब मैं देखो बात बी की बात करता हूँ, थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लो देखिएगा। देखो भैया अब मैं बात करता हूँ बी के लिए, है ना, फॉर सेट बी। चीज़ें ईजी हैं, चीज़ें बहुत सिंपल हैं यार, उनको अगर तुम ध्यान से समझोगे तो सारी चीज़ें ईजी हैं। अब मैं बी के लिए बात करता हूँ, ध्यान से समझना। अब बी के लिए भैया यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लेट, अब एक मैप मुझे मिल गया। वो मैप मुझे क्या मिला? एफ सच दैट एन मैप माइनस एन स्क्वायर। चेक करो, माइनस ब्रैकेट से बाहर है, एन स्क्वायर पे स्क्वायर बाद में है, यानी कि माइनस पहले लगेगा स्क्वायर होगा बाद में, या ऐसा समझ लो स्क्वायर होने के बाद माइनस लग रहा है। बात समझ में आ रही है? देखो सारे के सारे सेट बी के एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं। देखो कैसे हो रहे हैं, देखो ये अगर मैं डालूंगा यहाँ पे 1 तो 1 का स्क्वायर लेकिन आगे लगेगा माइनस, तो -1 मिल जाएगा। 2 डालूंगा 2 का स्क्वायर 4 लेकिन आगे लगाया माइनस, तो भैया -4 हो जाएगा। 3 डालूंगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस लगाया भैया -9 हो जाएगा। यानी कि बात यहाँ पे अभी बन रही है। फिर से देखते हैं बना करके, और यहाँ पे आ जाए हमारा सेट बी। देखो जनरेट हो रहा है 1 2 3 4 5 अगर मैं डाल रहा हूँ तो -1 -4 -9 -16 -25। फिर से चेक कर लो, इसका इमेज ये, इसका इमेज ये, इसका इमेज ये, इसका इमेज ये, सारे के सारे का इमेज यहाँ मिलेगा। इसका इमेज जे, इसका जे, इसका जे, इसका जे, इसका जे, यानी कि इनकी इनवर्स इमेज भी सारे की मिल रही है, कोई छूट नहीं रहा है, यहाँ भी कोई नहीं छूट रहा है। इधर भी एक का एक है, इधर भी एक का एक है, भैया 1 1 1 2 हो गया, खत्म कहानी। हेंस इट इज क्लियरली दैट f such that n map minus n square is 1 1 and on 2। 1 1 on 2 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इट इम्प्लाइज दैट भैया फिर दोबारा क्या हो गया? ये सेट हमारा नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट हो गया। इम्प्लाइज दैट n इज इक्विवेलेंट b, यानी कि b हमारा जो का है सेट वाला वो n वाले के संग इक्विवेलेंट हो गया। इक्विवेलेंट हो गया तो भैया इसकी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि n की कार्डिनलिटी बराबर होगी b की कार्डिनलिटी के अलिफ नॉट। सही है कि नहीं? अब अलिफ नॉट कार्डिनलिटी क्या की होती है? काउंटेबल सेट की, क्योंकि भैया n हमारा काउंटेबल है। भैया इक्विवेलेंट हो गया, इसका मतलब ये है कि जो गुणधर्म ये है वही गुणधर्म इसके पास है। तो लिखेंगे यहाँ पे हेंस सेट B is countable। So हम जानते हैं भैया द यूनियन ऑफ टू काउंटेबल सेट्स, यूनियन ऑफ टू काउंटेबल सेट्स इज ऑल्सो काउंटेबल, इज ऑल्सो काउंटेबल। भैया कैसा होता है? काउंटेबल होता है। हैंड्स हमें जो गिवन सेट था S बराबर A यूनियन B, क्या है? लिख दो इसको 1 + -1 + -4 + -9 सो ऑन इज काउंटेबल। तो भैया ऐसे करते हैं काउंटेबल के सवाल को। पूरा सवाल आपको अच्छे से समझना है, एग्जाम में आपको उसी तरह समझा करके आना है। जो भी आपके आते हैं मॉडल पेपर शो संजय वंजय, उन सभी में ऐसे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, उसमें आपको समझ में भी नहीं आएगा, डायरेक्ट उसमें कर देता है ऑन टू सिमिलरली कर आके। तो आई होप मैंने बखूबी प्रयास किया आप सभी लोगों को काउंटेबिलिटी का थोड़ा सा हिस्सा बताने का। ही भैया जी कुछ हिस्सा नहीं है अभी, ये बहुत कर्रे सवाल पड़े हैं।
लेकिन आपके लेवल से वहीं के वहीं सवाल का कॉन्सेप्ट मैंने कराया नहीं था, मैंने यहीं के यहीं क्लियर कराया है। तो आई होप मैंने हो सकता है 90% तक आपको क्लियर कर दिया होगा काउंटेबिलिटी क्या होती है। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस आपके आते जाएंगे मैं वहीं के वहीं कंसेप्ट को क्लियर करता जाऊंगा, जिससे और निखार आता जाएगा। तो आई होप कहानी पल्ले पड़ी होगी कि इस तरह से हम काउंटेबिलिटी को चेक करते हैं, इस तरह से बताते हैं काउंटेबल है या नहीं है। बस आपको लफड़ा पड़ेगा केवल मैपिंग डिसाइड करने में, सब चीज़ यही हाथी का पाँव है। एक बार मैप डिसाइड हो गया फिर तो कहानी हाथ में आपके सब कुछ रहता है, ठीक है। और थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि भैया आपका जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है उसकी जो कार्डिनलिटी होती है वो कैंटिनियम होती है। अगर कभी भी एग्जाम में आ जाए, ओपन इंटरवल आ जाए या क्लोज इंटरवल आ जाए, ऐसा करके 1,0 या 0,1 कुछ भी आ जाए, ये हमेशा ध्यान रखना भैया इनकी कार्डिनलिटी हमेशा कैंटियम होगी। क्यों? क्योंकि 0 से लेके 1 तक के, ऐसे भी आ गया 0, 1, इनके बीच में कितने नंबर है भैया? इनफाइनाइट है। 0 और 1 के बीच में भैया, 0 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे। इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, है क्या नहीं? और इनफाइनाइट रियल नंबर्स इनके बीच में घुसाएंगे तो रियल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होती है? कैंटियम। तो भैया सेट हमारा कैसा हो गया? अनकाउंटेबल। तो याद रखना, तुम सोचो कि गिन पाया ना, देखो 1 और 0 2 ही एलिमेंट है, गंत हो जाएगा पेपर में। कभी भी आपके ओपन इंटरवल आए या क्लोज इंटरवल आए भैया हमेशा अनकाउंटेबल होंगे, क्योंकि उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स लाई करेंगे, इसीलिए। तो आई होप अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसका समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए सवाल, प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ अ फाइनाइट सेट ऑफ ओपन सेट्स, ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन आपका ओपन होता है, ये आपको लेकर के आना है, दिखाना है आपको, सिद्ध कर रहा है भैया कि इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, फाइनाइट ओपन सेट्स, हमारे पास बहुत सारे फाइनाइट ओपन सेट्स होंगे, हमें दिखाना है कि उनको जो इंटरसेक्शन होगा वो भी ओपन होगा। अब भैया दिक्कत आती है कि ओपन सेट क्या होता है, पहले हमें वो तो मालूम पड़े तभी तो तुम इंटरसेक्शन निकालोगे। तो देखो थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ, सिंपल से समझिएगा। ओपन सेट का मतलब होता है, देखो अगर कोई सेट ओपन है, मान लो कोई सेट एस अगर ओपन है कोई सेट, तो भैया वो अपने अंदर आने वाले प्रत्येक एलिमेंट का पड़ोसी है, ऐसा याद रखा हुआ है। एस के अंदर कोई भी बिलोंग कर रहा है तो भैया वो उसका नेबरहुड में होना चाहिए। देखो ये लिख दी मैंने पूरी परिभाषा। देखो कोई सेट ओपन कब होता है? कोई सेट ओपन तब होता है भैया अगर कोई सेट ओपन है हमारा, तो वो अपने अंदर जितने भी एलिमेंट लेके बैठा होगा, मान लो एस के अंदर है 0 1 2 3, एग्जाम्पल कोई मान लो छोटा सा, ठीक है। तो एस के अंदर कितने एलिमेंट्स है वो भी हो सकता है, उन सभी के वो आजू बाजू पड़ोसी होगा। वो कौन होगा? एस। ना समझ रहे? दोबारा समझो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर कोई सेट हमारा ओपन होता है तो वो अपने अंदर के प्रत्येक एलिमेंट के पड़ोस में होता है, यानी कि अपने अंदर के प्रत्येक एलिमेंट का वो पड़ोसी है। अगर कोई सेट ओपन है तो केवल इतनी बात है दिमाग में डाल लो बस, और अभी कछु मत सोचो, इतनी बात पल्ले पड़ गई, ठीक है। अब पहले जैसा कह रहा हो वैसा करेंगे, पहले लिखिएगा, जान देखो लिखीजिए, हमें दिखाना होगा कि बहुत सारे ओपन सेट हैं इनको इंटरसेक्शन हमारा ओपन आ रहा हो। तो पहले यहाँ पर लेट करने पड़ेंगे, फिनिश सॉल्यूशन, लेट A1 A2 A3 डॉट 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 AN आर ओपन सेट्स, आर सेट ऑफ, भैया इज है यहाँ, इज आ भाई, ग्रामर थोड़ी खराब है भाई, इज सेट ऑफ ओपन सेट्स। तो सबसे पहले मैंने कहा करो, हमने एक ओपन सेट को सेट मान लो, A1 A2 3 सब के सब ये ओपन सेट हैं, इनको ये पूरा सेट है, फाइनाइट है, AN तक ये जा रहा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक जैसा वहाँ कह रहा हुआ है हम वैसे ही कर रहे हैं, यहाँ तक कोई डाउट? ओपन सेट है, ठीक है। हमें दिखाना हो इनको इंटरसेक्शन बेव ओपन है, तो यानी कि हमें A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 एंड सो ऑन इंटरसेक्शन AN, हमें दिखाना हो कि इनको इंटरसेक्शन ओपन है। तो मैंने इनको इंटरसेक्शन ले लो जैसा कह रहा है, पहले वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा ले लो इनको इंटरसेक्शन ले लो जिनको इंटरसेक्शन आएगा। जब इंटरसेक्शन को मैं एक्स कह दे रहा हूँ, क्या कह दे रहा हूँ मैं? एक्स, क्योंकि मैं हर जगह जाए इतने बड़े थोड़ी लेके घूमूंगा, इसके बदले मैंने नोटेशन मान लिया एक्स, इसको मैं कह दे रहा हूँ, ठीक है। यानी कि इस पूरी सी बात को मैं इस तरह से समेट के लिख दे रहा हूँ, कैसे? इंटरसेक्शन आई बराबर 1 से लेके n तक AI, हमें दिखाना है यहाँ पे ये ओपन है, इसको मैं एक्स कह दिया है, ठीक है। अरे इतना सारी बात को मैंने समेट के लिख दिया है, बस से हमें इन ओपन सेटन के जो इंटरसेक्शन लिए आया है मुझे इसको ओपन दिखाना है। वी आर टू प्रूफ हमको दिखाना है भैया क्या?
आई बराबर 1 से लेके n तक ए आई बराबर x इज ओपन। अपना जो तो टारगेट है, अपना टारगेट कहाँ है? अब वो टारगेट ये है कि इनका जो इंटरसेक्शन आओ है वो ओपन है, बस ये हमें दिखाना। बिल्कुल टेंशन लेनी ना यार, बहुत सिस्टम चीज़ें हैं। वी आर टू प्रूव, हमें दिखाना है ओपन है, बात खत्म। अच्छा, तो मैंने कहा कि दोबारा दोबारा कह रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ ओपन होती है तो वो अपने ही एलिमेंट के आजू बाजू होती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एलिमेंट मानना हूँ, इसके इंटरसेक्शन में से लेट x बिलोंग्स टू आई बराबर 1 से लेके n तक ए आई बराबर x जो का है मैंने कोई एलिमेंट मानो है जो यानी कि इंटरसेक्शन में, इन सारे ओपन सेट के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है। अच्छा, अब तुम इंटरसेक्शन का मतलब ही नहीं जानते होगे ढंग से, क्या भूल गए होगे? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है भैया? कॉमन। अगर मेरे दोस्त के पास है 5 रुपया, मेरे पास हुए 5 रुपया, हम दोनों के पास है 5 रुपया, यानी कि हम दोनों के पास कॉमन है, हमको इंटरसेक्शन कहा होगा 5 रुपया। तो सिंपल सी समझ पाए एक चीज़ का आई, इनको इंटरसेक्शन कहा 5, यानी कि इंटरसेक्शन 5 कब हुआ है? जब ये 5 रुपये मेरे दोस्त के पास होंगे और जो 5 रुपये मेरे पास है। तो यानी कि यहाँ पे मैंने जो इंटरसेक्शन में मैंने x माना है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये x सभी के पास होगा। समझ में आ रही है चीज़ें? इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a1, x बिलोंग्स टू a2, x बिलोंग्स टू a3, डॉट 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 x बिलोंग्स टू an फॉर ऑल ai। यानी कि हमारा जो x है कहाँ है? वो 7 के अंदर बिलोंग कर रहा है, चौंकी चौं कर रहा है, चौंकी वो इनके इंटरसेक्शन में आ रहा है। हमको उनका इंटरसेक्शन दिखाना है ओपन, तो हम उसी से बात कर रहे हैं। इंटरसेक्शन में ले लिया इन सभी का, तो मैंने कोई एलिमेंट माना है x। एलिमेंट मैंने क्यों लिया? क्योंकि भैया जो ओपन की बात है, ओपन वाली बात जो होती है वो एक पॉइंट पे होती है, यानी कि उसके सेट के किसी एलिमेंट पर होती है ये बात। तो हमको एलिमेंट की लेने की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि हमें ओपन कोई सेट दिखाना है तो उसका एलिमेंट हमें लेना पड़ेगा, और हमें दिखाना पड़ेगा कि जो सेट है क्या है एलिमेंट के आजू बाजू में है, यानी कि वो पड़ोस में है वो सेट। देखो अभी दिखाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। आई इज एन ओपन सेट, क्योंकि भैया प्रत्येक ए आई का मतलब क्या आएगा? आई बराबर 1 2 3 4 7 की बात इकट्ठी कर रहा हूँ मैं। प्रत्येक ए आई ओपन सेट है, जो मतलब क्या आएगा? ओपन सेट का मतलब क्या आएगा? इम्प्लाइज दैट ईच ए आई इज एन बी डी ऑफ एक्स। ये चीज तुम ना समझ पाए, क्या कह दो मैंने ये? कोई सेट ओपन कब होगा? कोई सेट ओपन तब होता है भैया जब वो अपने अंदर मौजूद प्रत्येक एलिमेंट के पड़ोसी में हो, अपने अंदर मौजूद प्रत्येक एलिमेंट के पड़ोस में हो। तो वो चीज़ मैंने लिखी है क्या? क्योंकि भैया प्रत्येक ए आई हमारा ओपन सेट है, तो हमने हर एक के भीतर एक एलिमेंट लो है, एक्स मानो। वैसे तो बहुत सारे होंगे, मैंने कोई सा एक्स मान लो है अपनी सुविधा अनुसार, कोई एक ही लेके चल रहे हैं हम। तो भैया जैसे मैंने तुम्हें बताइए, कोई सेट ओपन हो तो है तो वो अपने अंदर के प्रत्येक एलिमेंट के पड़ोस में होता है, तो वही मैं लिखा हुआ है। चूंकि एक ईच ए आई इज एन ओपन सेट, चूंकि भैया प्रत्येक ए आई ओपन सेट है, यानी कि हमने जो मानो है एक्स के, भैया प्रत्येक ए आई इज एन बी डी का मतलब होता है नाइबरहुड, माने पड़ोस में। इसका मतलब क्या हुआ? ईच ए आई इज एन बी डी ऑफ एक्स, यानी कि जो एक्स पॉइंट मैंने माना है सभी के अंदर है, तो सभी के सभी इस एक्स के पड़ोस में है। बात खत्म। सब चीज़ यही है, कोई सेट ओपन है तो वो अपने अंदर प्रत्येक एलिमेंट के पड़ोस में मौजूद है। तो वो चीज़ यहाँ पे मैं लिखी है, कोई दिक्कत? अब देखो बढ़िया, अब इसको मैं बड़ा अच्छी तरीके से समझाने जा रहा हूँ, प्रैक्टिकली समझाऊंगा, मज़ा आ जाए। ये हमारा मोहल्ला है, और जो एक्स मैं कह रहा हूँ ये एक्स हूँ मैं, ठीक है? एक्स में हूँ मैं, जे मैं बैठा हुआ हूँ, ये रहा, ये मैं हूँ एक्स, ठीक है? और भैया मैं आजू बाजू, भैया देखो तुम सोसाइटी में होते हो तो तुम्हारे आसपास होता है घर या तुम्हारे दोस्त। ये मेरा पहला दोस्त A1, मेरा दूसरा दोस्त A2, मेरा तीसरा दोस्त A3। ऐसे ही मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ऐसे ही क्या है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। समझना, देखो मज़ा आएगा तुमको। प्रैक्टिकल लाइफ से मैं ओपन सेट को जोड़ने जा रहा हूँ। ये मेरा चौथा दोस्त, यानी जितने दोस्त मैं यहाँ पे लिए हैं वो सारे के सारे मैंने ऐसे दर्शाए हैं इस तरह से। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, पहले दोस्तों से भैया ये मेरा पहला दोस्त है, ये A1 है, इसका इतना इतना एरिया है। दूसरा दोस्त का इतना इतना एरिया है, तीसरे दोस्त का इतना इतना एरिया है, चौथे दोस्त का इतना इतना एरिया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। अब भैया देखो पहला दोस्त है जिससे मेरी दूरी है जो कहा है वो इतनी है, कितनी है? x माइनस डेल्टा 1 और x प्लस डेल्टा 1, लेफ्ट हैंड पे माइनस राइट हैंड पे प्लस, ठीक है? दूसरे दोस्त से मेरी दूरी है वो इतनी है, x माइनस डेल्टा 2 और x प्लस डेल्टा 2।
तीसरे दोस्तों से मेरी दूरी इतनी है x माइनस डेल्टा 3 और x प्लस डेल्टा 3। मेरे चौथा दोस्तों से मेरी दूरी इतनी है x माइनस डेल्टा 4 और x प्लस डेल्टा 4। यानी कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरा पहला दोस्त है, उससे मेरी दूरी इतनी है, दूसरे दोस्त से इतनी है, तीसरे दोस्त से दूरी इतनी है, चौथे दोस्त से दूरी इतनी है। बात समझ में आ रही है? तो इसी बात को मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। अब अभी देखो मैं कर क्या रहा हूँ, देखो तुम्हें मालूम पड़ेगा, अभी मालूम पड़ेगा। लिख लेता हूँ यहाँ पर, देखो x बिलोंग्स टू x माइनस डेल्टा 1 कॉमा x प्लस डेल्टा 1 A1 के लिए। यानी कि मैंने कहा लिख दो ये मैंने लिख दिया है कि मैं ये बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ पे हूँ अपने दोस्त A1 से। समझ में आया? अगर मैं ये चीज़ डायरेक्ट लिखूंगा ना तो मैं कछु नहीं बल्ले बड़ा, मैंने कहा कर दो। तो इसीलिए मैंने खुद का ये बनाया है, किसी बुक का नहीं है, और मेरे ख्याल से ये प्रॉपर एग्जांपल भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे समझ में आ जाओ बस से भाई के लिए तो मैं समझा रहा हूँ ये चीज़ तो मैं, ठीक है। x बिलोंग्स टू x माइनस डेल्टा 2 कॉमा x प्लस डेल्टा 2 मेरा दूसरा दोस्त मुझसे इतनी दूर है। x बिलोंग्स टू x माइनस डेल्टा 3 कॉमा x प्लस डेल्टा 3 मेरा तीसरा दोस्त। इसी प्रकार से मेरा nवां दोस्त इसी प्रकार से मुझसे इतनी दूर है, x माइनस डेल्टा एन कॉमा x प्लस डेल्टा एन भैया मेरा nवां दोस्त। इतनी बात तुम्हारे पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? समझ में आया? मेरा पहला दोस्त, मेरा दूसरा दोस्त, मेरा तीसरा दोस्त, मेरा चौथा दोस्त, ठीक है। चीज़ें अभी समझ में आएंगी। देखो मैं कह रहा ऐसा क्यों रहा हूँ, तुम्हें सब पल्ले पड़ेगा। इतनी बात पल्ले पड़ी यहाँ तक क्या नहीं पल्ले पड़ी, ठीक है। अब देखो लड़ाई हो रही है। लड़ाई कैसे हो रही है? मेरा पहला दोस्त कह रहा है कि तू मुझसे इतनी दूर है, तू मेरे इतनी पास है, या क्योंकि सबसे पास A1 ही है, तो पहला दोस्त कह रहा है कि भैया तू इतनी पास है। दूसरा वाला कह रहा है अरे तू तो इसके ज़्यादा पास है, मुझसे तू ज़्यादा दूर हो गया है। तीसरा कह रहा है अरे तू तो मुझसे बहुत ज़्यादा दूर हो गया है, तू तो इन सब के बहुत पास है, मुझसे दूर हो गया है। चौथा कह रहा है तू तो मुझसे बहुत ही ज़्यादा दूर हो गया है। अब क्या किया जाए? लड़ाई हो रही है। यानी कि दोस्तों का संग भैया हमारे दोस्तों के साथ हो रही है पार्शियलिटी। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, ये सारे मुझसे कह रहे हैं कि भैया तू उससे इतनी दूर है, तू इसके पास है, तू इसके पास है, तू इसके पास है, तू इसके पास है। लड़ाई हो रही है। अब क्या करें? तो भैया इनका इलाज किया मैंने कि देखो सबके लिए तुम सब मेरे लिए बराबर हो, तो मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं इनका मिनिमम ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ मैं? इनका मिनिमम, डेल्टा मिनिमम ले रहा हूँ। अब मिनिमम कैसे ले रहा हूँ, ध्यान से देखना कैसे ले रहा हूँ मिनिमम। इधर देखो, सबके संग मुझे बराबर का करना है। मैंने कही भैया तुम सबके संग ये पार्शियलिटी, तो मैं काम करता हूँ। देख वो पहला वाला सोच रहा है कि ये मेरे लिए यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा सोच रहा है मेरे लिए मेरा दोस्त यहाँ से यहाँ तक है, तीसरा सोच रहा है मेरे लिए यहाँ से यहाँ तक है मेरा दोस्त, चौथा सोच रहा है मेरे लिए यहाँ से यहाँ तक है। अब मैं सबके लिए बराबर का हिस्सा करने जा रहा हूँ, क्योंकि सब मेरे लिए एक बराबर हैं, किसी के लिए ज़्यादा नहीं हूँ मैं, किसी के लिए कम नहीं हूँ मैं। इधर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, हाथ पैर के संग देखो करो, मेरे जो हाथ पैर के जो इशारे इनको संग संग समझा करो। पहले के लिए इतना हूँ, दूसरे के लिए इतना हूँ, तीसरे के लिए इतना हूँ। मैंने कहा गई मैं सबके लिए एक बराबर हूँ। तो मैंने इसके लिए क्या करा, अरे भैया मैंने एक छोटा सा अपना रीजन बना लिया। ये रहा छोटा सा रीजन। मैंने कही कि देख मैं अब जन से आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं तेरे लिए भी इतना ही हूँ, तेरे लिए भी इतना ही हूँ, तेरे लिए भी इतना ही हूँ, और तेरे लिए भी इतना ही हूँ। यानी कि मैं इतने एरिया, मैंने अपना खुद का इतना एरिया बना लिया, मैंने मिनिमम ले लिया। यानी कि सब लोग मुझसे बहुत बार दूर थे, लेकिन सबके एरिया के अंदर मैं हूँ। मैंने कहा करो, मैंने अपने लिए एक छोटा सा एरिया बना लिया। मैंने कही कि मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ूंगा। यानी कि मैंने मिनिमम ले लिया, सारी दूरियों का मैंने मिनिमम ले लिया कि भैया कि मैं सबके लिए, तुम सब मेरे लिए एक बराबर हो, इतना ही मैं तेरे लिए हूँ, इतना ही मैं तेरे लिए हूँ, इतना ही मैं तेरे लिए हूँ। कितने भी तुम बड़े हो जाओ, कितने भी तुम छोटे हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए इतना ही रहूँगा। मैं पहले से नाप रहा था, मैंने वो नापना बंद कर दिया। मैंने अब ले लिया मिनिमम। मैंने कि मैं तुम सबके लिए एक बराबर हूँ, मैं इतना ही रहूँगा सबके लिए। तो मैंने मिनिमम ले लिया सभी के लिए, वो मैंने ले लिया x माइनस डेल्टा और x प्लस डेल्टा फॉर ऑल AI। मैंने यहाँ पे बिलोंग्स टू के बाद यहाँ पे पहले AI लगाओ, ठीक है, फॉर ऑल आई कर दी सिमिलरिटी। मैंने क्या करा, मैंने कहा कि देख ना तो मैं तेरे लिए इतना था, ना मैं तेरे लिए इतना हूँ, मैं सबके लिए इतना हूँ, तेरे लिए भी इतना हूँ, तेरे लिए भी इतना हूँ, सभी के लिए मैं इतना हूँ, सभी के लिए मैं क्या हूँ, इतना हूँ। और मैं कहाँ हूँ, मैं भैया सभी के रीजन में आ रहा हूँ। देखो पहले वाले का भी, दूसरे वाले का भी, तीसरे वाले का भी, चौथे वाले का भी। यानी कि मैं कहाँ पे खड़ा हुआ हूँ भैया, मैं इन सभी के इंटरसेक्शन पे खड़ा हुआ हूँ। कहाँ पे खड़ा हूँ, इंटरसेक्शन पर। देखना यहीं से बात बन जाएगी पूरी। अब
मैं खड़ा कहाँ पे हूँ भैया, मैं खड़ा हूँ इन सभी के इंटरसेक्शन। इतना देखो ए, इसका इंटरसेक्शन देखो, इतना देखो ये जो एरिया आया है इसके इंटरसेक्शन में भी कॉमन है, इसके में भी कॉमन है, इसके में, यानी कि सभी के इंटरसेक्शन में कॉमन आ गया। यानी कि मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ मेरे चारों ओर भैया इन सभी दोस्तों का इंटरसेक्शन एरिया आया है। इंटरसेक्शन मतलब जानते हो, सभी में कॉमन। A4 में भी ये एरिया आ रहा है, A3 में भी ये एरिया आ रहा है, A2 में भी ये आ रहा है, A1 में भी आ रहा है। यानी कि यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से आगे जाऊँगा नहीं, मैंने अपने लिए लिमिट खींच ली, यहाँ तक हूँ मैं। तो यानी कि मैंने ले ली, जहाँ पे मैंने मिनिमम लिया था, ये लाइन डेंजर लाइन है, यहीं सब कुछ हो जाता है। इस लाइन का ही बहुत बड़ा मतलब होता है। जैसे ही मैंने मिनिमम लिया, जैसे ही मैंने सभी के संग करी इक्वलिटी, कि सभी लोग समझ रहे थे हमारे संग हो रही है पार्शियलिटी, तो मैंने सबन के संग कर दी इक्वलिटी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आ गया, तो देखो मैं कहाँ खड़ा हूँ भैया, मेरे आजू बाजू क्या है, मेरे आजू बाजू है जो मैं खड़ा हुआ हूँ, ये सारा का सारा मेरे दोस्तों में रीजन कॉमन है। यानी कि मैंने सभी के संग न्याय किया है, सभी के संग में इतना ही आ रहा हूँ। लेकिन आज सबके संग आ रहा हूँ क्या नहीं आ रहा हूँ। यानी कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ इनके इंटरसेक्शन पर। मेरे चारों ओर क्या है, मेरे चारों ओर है इनका इंटरसेक्शन। और इनका इंटरसेक्शन मैंने किससे दिखाया था, जो का एक्स से दिखाया था सर आपने। इनका इंटरसेक्शन मैंने किससे दिखाया था, जो को सर आपने एक्स से दिखाया था। ये मैंने किससे दिखाया था, ये सर मैंने एक्स से दिखाया था। यानी कि जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरे चारों ओर क्या है, इनका इंटरसेक्शन है। तो देखो ओपन सेट की परिभाषा खाई, कोई सेट ओपन कब होता है, जब वो उसी सेट के एलिमेंट के पड़ोस में हो। तो जो एक्स लिया था मैंने, वो एक्स क्या था, वो एक्स भैया मैंने इसके इंटरसेक्शन में से ही लिया था। ये रहा, लिया था कि नहीं लिया था। मेरे चारों ओर कौन है, मेरे चारों ओर है इन सभी का इंटरसेक्शन। तो भैया परिभाषा बन गई, जो को सर ओपन सेट की परिभाषा बन रही है, बन रही है कि नहीं बन रही है, जो को हाँ बन रही है, जो को बन रही है। सर मैंने क्या कहा था, कोई सेट ओपन तब होता है भैया जब वो अपने ही एलिमेंट के आजू बाजू में हो। तो अपना ही एलिमेंट मैंने लिया था, कौन लिया था, मैंने एक्स लिया था। और मैं खड़ा कहाँ हूँ भैया, मैं खड़ा हूँ इन सभी सेटों के इंटरसेक्शन पर। मेरे चारों ओर क्या है, मेरे चारों ओर है, मेरे नेबरहुड में कौन है, मेरे पड़ोस में इन सभी सेटों का इंटरसेक्शन। वो मैंने माना था एक्स। तो ये होगी परिभाषा कि कोई सेट ओपन हो गया भैया। ये सेट ओपन कब होता है, कोई जब वो अपने ही एलिमेंट के पड़ोस में हो। तो अपने ही एलिमेंट के पड़ोस में क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मैंने क्या माना था, एक्स माना था। ये पूरी लाइन तो भैया प्रूव हो गई कि हैंस इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट सेट्स ओपन सेट्स इज ओपन। अभी लिखना थोड़ा बाकी रह गया है, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने प्रूफ कर दिया है। अभी लिख के और प्रूफ करना बाकी है। तो आई होप कहानी पल्ले पड़ी होगी। थोड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर लिया था मैंने, ये बेहतरीन वाला। बेशक टाइम कितना भी लगे, लेकिन चीज़ें प्रैक्टिकली नहीं समझ में आई जब तक मज़ा आता नहीं है। तो पल्ले पड़ी कहानी देख रहे हो मैंने किस तरह से इस चीज़ को मैंने ऐसा करके दिखाया है। अगर मैं चाहता तो बिना इस चित्र पित्र, इसमें कुछ है नहीं है, आपकी बुक में दिया है डायरेक्टली ऐसा दिया भैया, रट लो। आपको समझाने के लिए मैंने कहानियाँ बनाई हैं, आपको समझाने के लिए सिर्फ मैंने ऐसा किया है। इसका मैं कोई पर्टिकुलर प्रमाण नहीं दे रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर चीज़ सही है। इस चीज़ का मैं पर्टिकुलर प्रमाण नहीं दे रहा हूँ। ये बस आपकी बुद्धि में चीज़ बैठ जाए। टीचर का काम होता है चीज़ें जो हैं उन्हीं चीज़ों को आपको ईज़ी से ईज़ी भाषा में समझाना, ताकि आपका काम हो जाए। तो आई होप पल्ले पड़ गया होगा। मैंने यहाँ पे आपको पूरी रामायण सुनाई है ताकि आपकी चीज़ दिमाग में बैठी रहे हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे आजू बाजू इंटरसेक्शन है। तो भैया इंटरसेक्शन मैंने क्या माना था, एक्स माना था। परिभाषा क्या थी, कोई सेट ओपन कब होता है, जब वो अपने ही एलिमेंट के चारों ओर हो। तो अपने ही एलिमेंट के चारों ओर है वो सेट, वो एरिया जो मिल रहा है ये पूरा का पूरा सेट है काय का, इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन तो भैया ये सभी का सब में मिल रहा है। तो भैया यानी कि हमारा जो इंटरसेक्शन आया है वो मेरे आजू बाजू आया है, और कोई सेट अगर मेरे आजू बाजू है तो वो मेरे ओपन है। बात खत्म, खत्म कहानी। तो बस थोड़ा सा रफ करूँगा, देखिएगा। तो इसी बात को मैं लिखने जा रहा हूँ क्या, कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ इनके इंटरसेक्शन पर। तो लिखने जा रहा हूँ मैं एक्स बराबर एक्स माइनस डेल्टा कॉमा एक्स प्लस डेल्टा। ये चीज़ कहाँ खड़ी हूँ, ये कहाँ खड़ा हुआ हूँ मैं खड़ा हूँ इनके इंटरसेक्शन में। आई बराबर 1 से लेके n तक ए आई बराबर एक्स में खड़ा हुआ हूँ। कहाँ खड़ा हूँ मैं भैया, मैं खड़ा हूँ इस जगह को मैं क्या कह रहा हूँ, ये जगह कौन सी है, ये जगह यही तो आई है। ये जगह क्या है, ये जगह मेरे आजू बाजू का हिस्सा है। ये आजू बाजू क्या है, इन सभी सेट्स का इंटरसेक्शन। यानी कि मैं कहाँ घुसा पड़ा हूँ, मैं इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा हूँ। यानी कि मैं अगर ये मैंने ठीक है। तो यानी कि यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि ये जो चीज़ है इंटरसेक्शन वो मेरे चारों ओर है। यानी कि जो सेट एक्स है वो मेरे नेबरहुड में है। यानी कि इम्प्लाइज दैट एक्स इज एन बी डी ऑफ छोटी एक्स। बड़ी एक्स मैं कह रहा हूँ इंटरसेक्शन को, छोटी कह रहा हूँ मैं खुद हूँ। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये बड़ी एक्स है यानी कि इसका इंटरसेक्शन मेरे चारों ओर है, इस एन बी डी ऑफ एक्स यानी कि मेरे आजू बाजू में है। तो भैया हो गया खत्म काम। हैंस एक्स बराबर आई बराबर 1 से लेके n तक ए आई इज एन
ओपन सेट। तो बात पल्ले पड़ी, यानी कि AX AI क्या हो गया भैया, ओपन सेट हो गया। लिख देंगे यहाँ पे हैंस इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट ओपन सेट्स इज ओपन। भैया बात पल्ले पड़ी। तो ऐसा करके प्रूफ करेंगे कि इंटरसेक्शन जो क्या है फाइनाइट सेट्स का वो ओपन होता है। तो भैया पल्ले पड़ी कहानी। ये कंसेप्ट भी मैंने कराया नहीं था, लेकिन मैंने क्वेश्चन के हिसाब से वही कि मैं इसको कवर कर दिया। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दिल से फीलिंग अगर आ रही है ना, तो वीडियो को यार प्लीज़ शेयर करके जाना। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का साथ, हम सब करेंगे मिलकर सुपड़ा साफ। समझ में आई कहानी। तो अगर वीडियो मज़ा आ रहा है तो स्टेटस, इंस्टाग्राम सब जगह लगाना, लेकिन मुझे मेंशन कर देना, मैं आपको रीमेंशन ज़रूर करूँगा। तो आइए बढ़ते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, देखिए भैया अगला और बेहद ही शानदार सवाल, छोटा सा सवाल। देखिए क्या है, प्रूव दैट एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड। हमें प्रूव कर रहे हैं कि प्रत्येक कॉची सीक्वेंस बाउंडेड होती है। अब फिर लफड़ा पड़ेगा। अब जेई ना मालूम के कॉची सीक्वेंस कहते हैं, पढ़ो ही ना है, पढ़े होगे तो भूल गए होगे, मुझे मालूम है। कुछ नहीं है, देखो कॉची सीक्वेंस का मतलब होता है जैसे कि सीक्वेंस ऑफ चींटियाँ। ये चीनी का दाना है, चींटियाँ आ रही हैं इस पर। तो हमने देखा होगा चींटियाँ जब किसी चीज़ पर लग जाती हैं तो एक के ऊपर एक चढ़ बैठती हैं, यानी कि कोई दो चींटियों के बीच की दूरी ना के बराबर होती है, लगभग ना के बराबर होती है। और मैथमेटिक्स में ना के बराबर दूरी को हम दिखाते हैं काय से भैया, बोलो एप्सिलॉन से। सही सोच रहे हो। तो बस है कि कॉची सीक्वेंस भैया हमारी ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें किसी दो एलिमेंट्स के बीच की दूरी ना के बराबर होती है या उससे कम होती है, बस। जैसे कि सीक्वेंस ऑफ चींटियाँ। चींटियों का जो सीक्वेंस होता है भाई, एक चीज़ पे जाता है, चींटियों का सीक्वेंस अर रहा था किसी चीज़ पे, तो बिल्कुल चुपट चुपट के एक के पीछे ऊपर चढ़ बैठती हैं। इतनी सी डिस्टेंस ना हो, ऐसे लग जाती हैं, अपन खा जाती हैं पूरा। तो यानी कि ये सेट ऑफ चींटियाँ यानी कि सीक्वेंस ऑफ चींटियाँ है भैया। कैसा सीक्वेंस है, कौन सी सीक्वेंस है, यानी कि वहाँ में कोई दो चींटियों के बीच की दूरी ना के बराबर होना है, बहुत कम है, चुपटी पड़ रही है, चढ़ बैठ रही है दनादन। बस खत्म कहानी। हमें दिखाना होगा बाउंडेड। अब भैया बाउंडेड का हो तो यही ना मालूम। अरे बाउंडेड का मतलब होता है बाउंड्री। बाउंडेड का मतलब क्या है, बाउंड्री। तुम बजट जा रहे हो, आगे आगे बाउंड्री जानते आगे तुम जा ही नहीं पाओगे, काम खत्म। यानी कि किसी सीक्वेंस का ऐसा पॉइंट मिल जाए हमें जिस जहाँ पर सीक्वेंस हमारी बाउंड हो जाए, वो सीक्वेंस मात्र आगे नहीं जा पाए, बस। बाकी यानी कि बाउंड कहाँ होगी, मैक्सिमम वैल्यू पे बाउंड होगी भैया। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, मॉडल लेकर के। जैसे कि साइन एक्स तुमने सीखा है, मैथमेटिक्स में सिखाया है। साइन एक्स का मॉडल ले लो। मॉड साइन एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 या 1 से कम। यानी कि साइन एक्स जो है क्या है भैया, वो 1 से आगे नहीं बढ़ेगा, 1 बाई बाउंड है। तो साइन एक्स की बाउंड कितनी है गई, 1। बनते पीछे रह जाएगा लेकिन बनते आगे नहीं जाएगा। तो कोई चीज़ जहाँ जाकर रुक जाए, बनते आगे नहीं बढ़ पाए भाई, तो कहते हैं वो चीज़ बाउंड रह रही है, यानी कि बाउंड्री लग गई है, बनते आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसा ही जी सीक्वेंस हमें दिखानी है कि हर एक कोई सीक्वेंस बाउंडेड होती है, बात खत्म। चलो दिखाते हैं। तो भाई जहाँ बॉस थोड़ी कम थोड़ी बॉडी लिखनी, कैसे लिखेंगे देखो। पहले हम दो पहले बाय लिखेंगे, पहले कौची सीक्वेंस की परिभाषा लिखेंगे, फिर लिखेंगे हमें ये दिखाना वो दिखाना। चलो लिखते हैं फटाफट। एट ए एन बी अ कौची सीक्वेंस। ए एन का है कोई कोची सीक्वेंस है। वी आर टू शो दैट, हमको दिखाना है भैया। हमको क्या दिखाना है, हमको ये दिखाना है कौची सीक्वेंस का जो मॉड है वो लेस देन एम है। ए एन ले लो इकट्ठी, ठीक है, सीक्वेंस को साइन में लगाओ। मॉड ऑफ ए एन इज लेस देन एम, हमें यही तो लेके आना। अरे भैया एम का मानो, मैंने एम मानो है, कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी जाकी, जनता सीक्वेंस आगे नहीं बढ़ेगी, नहीं लगी बाउंड्री लग गई है, मैंने मान ली कोई वैल्यू। मॉड लिया है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हम मॉड लेकर के निकालते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। मॉड ऑफ ए एन लेस देन एम, ठीक है, लेस देन, यहाँ थोड़ा पास लगा थोड़ा अच्छा लगेगा। हमें ये दिखाना, तो बस खत्म कहानी। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस। ये तो मैंने ओनली लाइन लिखी है केवल, हमको कोई सीक्वेंस हमने मानी है, हमें दिखानी है जो बाउंडेड है, बात खत्म। वी आर टू शो दैट इज बाउंडेड, या इज बाउंडेड और लगाए दो। तो पहले हम कौची सीक्वेंस माननी पड़ेगी कोई ना कोई, तो लेट ना डेट का बाय द डेफिनेशन ऑफ कौची सीक्वेंस, बाय द डेफिनेशन ऑफ कौची सीक्वेंस। हाल मैंने बताई भाई, चीटी वैसा लगा दो बराबर। क्या होते डेफिनेशन, ये होते हैं कोई दो चीटियों के बीच की दूरी लगभग ना के बराबर होती है, n, n ग्रेटर देन n नॉट कोई नंबर है जिससे ये दोनों ही बड़े हैं, बस फॉर ऑल लगा दो, ठीक है। ये होती है परिभाषा कौची सीक्वेंस के, कोई दो चीटियों के बीच की दूरी लगभग ना के बराबर होती है या बहुत कम होती है। एफ ना के बराबर दूरी है, बहुत कम है जी। इतनी बात समझ में आई। तो मैंने कहा तो तुम्हें भैया थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा, बस मैं इतना कर सकता हूँ, चीज़ों को आसान बना दूंगा जिससे आप थोड़ा याद करने में आपको आसानी रहेगी। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, चूज
m बराबर एन नॉट प्लस एप्सिलॉन। आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, m बराबर हमें यहाँ पे ये लेके चलना है ना। अब कछु करना ना, देखो जाओ उठा लो फटाफट, मॉड ऑफ ए एन लेके चलेंगे। अब करेंगे क्या, जाको हम कछु नहीं करेंगे, देखो जाई में हम क्या करेंगे, ए एन घटाए देंगे, ए एम जहाँ में जोड़ देंगे, तो यानी कि होगा का ए एन माइनस ए एम, और जैसे ही जहाँ में अंदर मॉड घुसेगा ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, और यहाँ का आ जाए लेस देन, चलन दो चलो, यहाँ का आ जाओ प्लस में ए एम, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए एन इज लेस देन, जा चीज़ है मैं क्या कह दे रहा हूँ, जे चीज़ देखो जेरी बन रही है सेम टू सेम, तो जा कह दे रहा हूँ मैं एप्सिलॉन, ठीक है, जा बन ले रहे हैं, और जा चीज़ ऐसी चलन दो, ए एम लगवा लगा मान सकता है बन के बराबर है अपनी सुविधा के लिए, तो एम बराबर मान लूँगा यहाँ पे एन नॉट प्लस वन, तो यहाँ पे रखूँगा मैं जैसे ही, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, तो एन नॉट रहेगा यहाँ पे प्लस वन और आ जाएगा। तो यानी कि इस चीज़ को मुझे एम दिखाना है, क्योंकि मुझे ये चीज़ बाउंडेड दिखानी है, हम लेकर चले थे एम, तो यहाँ रख देंगे जगह पे एम, और कह देंगे वेयर जे एम के बराबर ये रहा, ठीक है, लिख देंगे वेयर। अब देखो मैंने कहा कि एम का चीज़ है, एम भैया वो चीज़ है, इस पूरे का मॉड है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, यानी कि एम वो वैल्यू है कि इससे सीक्वेंस आगे नहीं बढ़ेगी, एम मैक्सिमम वैल्यू है। जैसे साइन एक्स की बाउंड कैसे निकालते हैं, साइन एक्स को मॉड लेकर निकालते हैं, ऐसे करके आता है, ऐसे ही हम जो सीक्वेंस के लिए हमने जो एम माना है वो हमने मैक्स लिया है, तो वो दिखाना पड़ेगा, कैसे दिखाएंगे, वेयर एम बराबर मैक्स ऑफ, हमने किसका मैक्स लिया है, ये हमने लिया है इस पूरी सीक्वेंस का मैक्स। सीक्वेंस कैसी थी, ए एन टाइप की सीक्वेंस थी, तो मॉड ऑफ ए वन, मॉड ऑफ ए टू, मॉड ऑफ ए थ्री, डॉट 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 डॉट, ये इसका मतलब ये हो गया हमने जो एम लिया है वो हमने एब्सोल्यूट बड़ा वैल्यू लिया है पूरे सीक्वेंस से सबसे बड़ा। तो यानी कि भैया बाउंड का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी वैल्यू जाते सीक्वेंस आगे नहीं बढ़े, बाउंड्री लग जाए। बाउंड्री निकालते कैसे हैं, बाउंड्री का मतलब होता है उस सीक्वेंस की मैक्सिमम वैल्यू, इससे आगे नहीं सीक्वेंस बढ़ पाएगा, तो मैक्सिमम के लिए हमें दिखाना तो पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर मैक्सिमम लिख दिया है। और सीक्वेंस हमारी ए एन टाइप की थी, तो मैंने सारे एलिमेंट का मॉड ले लिया, यानी कि सबकी मैक्सिमम वैल्यू हमने ये एम मान ली है, डायरेक्टली ना दिखा सकते ना, तो यहाँ पे इतना दिखा देंगे, क्योंकि देखो हमने यहाँ कछु ना करो, इस सीक्वेंस को हर एक थ्योरम को प्रूव करने का एक ट्रिक होता है, तो वो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। और यहाँ पे मैं दिखा देंगे एम हमने हर चीज़ का मैक्स लिया है, प्रत्येक सीक्वेंस के एलिमेंट का मैक्स है, ठीक है। फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन नॉट, तो लिख देंगे यहाँ पे हैंस, ये बात यहाँ आ जाएगी बस, मॉड ऑफ ए एन लेस देन एम, भैया हमारी सीक्वेंस कैसी हैगी, बाउंडेड हैगी, बात खत्म। लिख देंगे हैंस एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड, बस करना कुछ नहीं हो यहाँ में, हमें कॉची सीक्वेंस हमने कोई मान ली जे रही, हमें डेफिनेशन लगा दी कॉची सीक्वेंस की। अब ये चीज़ तुम्हें लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि आपको हर थ्योरम में कुछ ना कुछ याद करना पड़ेगा, छोटी से छोटी चीज़। बस फिर ए एन लेके चलेंगे, जहाँ में ए एम घटा दिया, ए एम जोड़ दिया, इसको अलग अलग कर लिया, इक्वलिटी इनइक्वलिटी में चेंज हो गई, यहाँ ये डाल दिया। अब डायरेक्ट हमने इसकी जगह एम रख दिया, क्योंकि हमें यहाँ पे एम लेकर के आना था, क्योंकि हमें ये बाउंडेड दिखानी थी। तो एम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, तो डायरेक्ट तुमने एम रखा है तो दिखाना पड़ेगा कि एम मैक्स वैल्यू है, बस खत्म कहानी। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट, पर लिख देंगे यहाँ पे हैंस एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड, बात खत्म। तो आई होप स्टूडेंट छोटा सा क्वेश्चन पल्ले पड़ा होगा, फटाफट से इसको रफ करते हैं, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए अब मैं 1 घंटा निकल गया है और सीक्वेंस में अभी और मैं आपको भी थ्योरम ही थ्योरम करा पाया हूँ, तो टेंशन मत लो, देखो जो चीज़ में टाइम लगेगा उसमें मैं टाइम दूंगा, ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी करके निच्चू कर दूंगा। तो देखो 3 सवाल बनने थे, तो इसीलिए एक चौथा सवाल और ले लिया, क्योंकि 3 सवाल हंसगुनाए होते हैं, इसलिए एक सवाल और कराऊंगा, उसके बाद इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। अब अगले पार्ट हम मिलेंगे। तो देखो आज पहला पार्ट था, तो आप लोगों बात बहुत दिनों बाद पढ़ रहे हो आज, तो थोड़ा सा आप लोगों पर ज़्यादा लोड नहीं डालना, मैं इतना ही कराया। कल कर रही कल जो क्लास लूँगा उसकी ड्यूरेशन होगी 2 घंटे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लपेटूंगा, क्योंकि समझाने वाला जो काम था उसको टाइम मांगता है। चीज़ें आपको जब तक समझ नहीं आएंगी तो ऐसी वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। तो बेशक कम क्वेश्चन आज अटेम्प्ट हुए, लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों के दिल से फीलिंग आई है, चीज़ें आपको समझ में आई हैं, अब उनको आप पेपर में कराओगे, इतनी मुझे मालूम है। अब तो गलत नहीं हो पाएगा, चीज़ें आपको दिखाई दे गई हैं इस बार। तो बेशक टाइम लग रहा है, आज 4 ही क्वेश्चन हो पा रहे हैं, ये भी कराने वाला हूँ। अब कल देखेंगे, कल में हमारा टारगेट रहेगा 20+ क्वेश्चंस का, क्योंकि अब तो सारे के सारे कंसेप्ट मैंने कराए हुए हैं। आज जो कंसेप्ट मैंने कराए थे वो मैंने वीडियो पर नहीं कराए थे चैनल पर, अब मैं इस बार मैंने इस वीडियो में कराए हैं, ठीक है। तो आज इतना ही हो पाया है, क्योंकि टाइम के अभाव में देखते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन टेंशन मत लेना, पेपर से पहले 1 दिन पहले ही सारे के सारे करा दूंगा, और ऑब्जेक्टिव की भी ट्रिक लेके आऊँगा, टेंशन मत लेना। कॉम्प्लेक्स का पेपर आप सभी लोगों का ऑब्जेक्टिव है, तो उसके लिए भी मैं स्पेशल वीडियो पर काम कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी वीडियो आने वाला है, बस काम खत्म। चलो देखेंगे क्या है, हमें दिखाना है इसकी लिमिट ये आ रही है। तो देखो सबसे पहले
सवाल देखते हैं दिमाग में क्लच होना चाहिए, सीक्वेंस का सवाल है ये। कॉची सेकंड और कॉची फर्स्ट आपके दिमाग में दो थ्योरम आनी चाहिए। तो देखो तो आपसा अगर होल पावर 1/n दिखा है कॉची सेकंड से करना है, अगर आपको सम दिखाई दे नीचे n दिखाई दे तो आपको कॉची फर्स्ट से करना है। मुझे दिख गया है पावर 1/n है, यानी इसमें कॉची सेकंड लगेगा। अब भूल गए कॉची सेकंड क्या कहते हैं, भूल गए होगे, मुझे मालूम है। अरे आभार यार, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे गिवन दैट, लिख लो ये बराबर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n की पावर 1/n यूजिंग कॉची सेकंड थ्योरम। क्या है कॉची सेकंड थ्योरम भैया? कॉची सेकंड थ्योरम कहती है एस एन बराबर अगर तुम्हें दिया हो an की पावर 1/n और लिमिट दी हो यहाँ n ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो कॉची कहती है कि an प्लस 1/an ले लो, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी बराबर l। कॉची सेकंड कहती है अगर तुम्हें पावर दी है 1/n की तो टेंशन मत लेना कभी भी, इसको खत्म कर देना, वो पावर को इसमें 1 प्लस लगा देना, नीचे n लगा देना, और वो भी आंसर उतना ही आएगा। ये कहती है कौन? कॉची सेकंड। लगा दो, खत्म कहानी। तो पहले निकालते हैं यहाँ पे मैं क्या, an प्लस 1, n की रखो n+1 की पावर n+1 अपॉन फैक्टोरियल n+1। an कितना है? n की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। ध्यान रखना कॉची क्या कहती है, 1/n दिया है, इसको गायब कर देंगे, इसको n+1 और an में खोल देंगे, ऐसा करके खत्म हो गया। चलो फटाफट से शुरू करते हैं इसका। a बराबर लिमिट n ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन an, लगाओ वैल्यू, लिमिट n ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी an+1 कहाँ है, n+1 की पावर n+1 अपॉन फैक्टोरियल n+1 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n, लिमिट n ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी। देखो इसको ओपन कर ले रहे हैं, कैसे करेंगे इसको, n+1 की पावर n इंटू में n+1 इंटू फैक्टोरियल n। इसको देखो, इसको फैक्टोरियल n को खोल लेते हैं। फैक्टोरियल n कैसे खुलता है, n-1 यानी कि फैक्टोरियल n इंटू n की पावर n। इससे ये अलविदा हो गया, इससे ये अलविदा हो गया, ये बचा है ऊपर लिख लो इसको, लिमिट n ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी n+1/n की होल पावर n 1+1/n की होल पावर n। बच्चा बच्चा जानता है यार, BSc पार्ट 1 से तो मैं सिखा रहा हूँ, 1+1/n की होल पावर n, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1+1/n की होल पावर n। भैया ई होती है, ई होती है भैया, ई होती है, यही राइट आंसर है, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। तो आई होप आप लोगों ने आज का लेक्चर महा अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। जो चीज़ें मैंने नहीं कराई थी मैंने वो कराई हैं, वो थ्योरम्स कराई हैं। बेशक टाइम लगाया, 4 ही सवाल हो पाए, लेकिन वो 4 मोस्ट इंपोर्टेंट थे, उनसे कोई कॉन्सेप्ट बनेगा, अब आप कर दोगे, गारंटी है। तो अगर वीडियो दिल से समझ में आई हो, दिल से मीनिंग आई हो, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आपको सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आपकी जितने भी इंस्टाग्राम हैंडल, सोशल मीडिया हैंडल, सब जगह डाल देना। इंस्टाग्राम पर डाल रहे हो तो मुझे मेंशन कर देना स्टोरी में, आपको रीमेंशन ज़रूर कर दूंगा। तो इसी के साथ आज की मैराथन क्लास को यहीं पे करते हैं पॉज, कल फिर से करेंगे कंटिन्यू। इसी के साथ मैं यशवर्धन तकनीकोडिया लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं कल के ज़ोरदार वीडियो में, ज़ोरदार कंसेप्ट्स के सवाल के बमबारी के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर।